somehow the other फवाद चौधरी साहब जी फवाद चौधरी साहब somehow the other पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कन्विंस है कि वो एक करप्शन का भी नैरेटिव पीटीआई के गिर्द खड़ा कर सकते हैं। अब तक अगर उनको कामयाबी नहीं भी हुई और मीडिया इसको बाय नहीं भी कर रहा, उनको लग रहा है कि शायद ये नैरेटिव सेल होगा। आपने बाय कर रहा है, मीडिया बिल्कुल बाय कर रहा है। जो बाय कर रहा है बेचारों को नए जॉब्स मीडिया कर रहा है, वो समझते हैं, मैं तो खैर नहीं कर रहा। देखिए मैं आपको बताऊं ना, एक करप्शन के इल्जाम आप उस तरह वो बंदा लगा सकता है जिसका पहली बात तो ये है कि अपनी कुछ मिनिमम क्रेडिबिलिटी हो। ये तो नहीं कि चलो वो कोई अपना फकीर ही होगा तो इल्ज़ाम लगाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन को मिनिमम क्रेडिबिलिटी हो। पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो ये बयान लगा रही है, ये जो बातें कर रही है, उनकी मिनिमम क्रेडिबिलिटी भी नहीं है किसी को चैलेंज करने की, नंबर वन। नंबर टू ये है कि ये इल्ज़ामात फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लगाए हैं वो इतने ज़्यादा आप समझिए कि फ्लिमजी हैं, उनमें इतनी ज़्यादा, मसलन अलीमा खान की वो बात करते हैं। अलीमा खान ने एक कंपनी कॉटन एंड कॉटन के नाम से वो यहाँ से अपने एक्सपोर्ट करती थी। उन्होंने एक प्रॉपर्टी अमेरिका से, उनको पेमेंट दुबई में आई, उन्होंने अपार्टमेंट लिया, 2.5 करोड़ की टोटल वो प्रॉपर्टी थी। वो उन्होंने कहा कि चूंकि अमेरिका में था और दुबई से, तो पाकिस्तान में ना कमाया ना कुछ, तो यहाँ पे उन्होंने टैक्स उसको डिक्लेयर नहीं करना। बाद में उन्होंने लॉ में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आपको डिक्लेयर करना चाहिए था, उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया और साथ जुर्माना था वो जुर्माना दे दिया। अब वो कह रही है अलीमा भी जो अपना डॉक्टर नफीसा शाह कह रही है कि हम मुतमईन नहीं हुए। भाई सुप्रीम कोर्ट मुतमईन है तो आप कौन होते हैं मुतमईन होने ना होने वाले, पहली बात। फिर उसके बाद ये जिस तरह से इन्होंने बात की है फॉर एग्जांपल खुसरो की या फैसल वाडा की, अगर फैसल वाडा मेंबर नेशनल असेंबली हैं, उनके तमाम एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं, अगर आप समझते हैं कि उनके एसेट्स डिक्लेयर्ड नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन में उस वक्त जाते, आप उनकी पिटीशन फाइल करते, वो आपने फाइल नहीं की है, और जंग के बाद जो मौका याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने करी है खुसरो बख्तियार की। देखिए खुसरो बख्तियार हो, बाबर अवान हो, अलीम खान हो, सफ्दैन साहब हो, हमारे तमाम लोग जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, इससे पहले उन्होंने रिज़ाइन किया है, वो जेल गए हैं, जमानतें ली हैं, वापस आए हैं। खुसरो बख्तियार के ऊपर कोई इल्ज़ाम फॉर्मल नहीं हुआ, और जब अगर फॉर्मलाइज होगा वो भी वही करेगा जो बाकियों के लिए असूल है। लेकिन ये तो ख्वाहिशों के ऊपर तो नहीं हो जाना कि ये मैंने कह दिया तो हो जाए। इसलिए ये तमाम जो इनके इल्ज़ामात हैं उनमें देखें ना, ये तो ऐसे ही कि वो आटा गूंथते हिलती क्यों है वाले हिसाब है, तो इसलिए इनके इल्ज़ामात पे कोई हैसियत नहीं है। मेरी नज़र में अगर अपोजिशन को किसी वक्त पॉलिटिक्स करना चाहती है, मेरा एडवाइस तो ये होगी कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम 24/7 जो है वो हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ते रहें। 24/7 हम एक जाली से स्कैंडल, जिस तरह से अभी नफीसा शाह बनाती रही है, उस तरह के हम स्कैंडल बनाते रहे, एक दूसरे के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालते रहे। असल बात यह है कि ये 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, इसको हमने आगे भी लेके जाना है या इस तरह ही हमने एक दूसरे को टके टोकरी करता रहना है? हमें एक मिनिमम कॉमन एजेंडा हुकूमत को और अपोजिशन को बनाने की तरफ आना चाहिए। एहतसाब के निज़ाम से आप मुतमईन नहीं हैं, ऑल्टरनेटिव दीजिए। 10 साल तो आप इसी निज़ाम के साथ रहे, आप लोग तो खुश थे, चेयरमैन से लेकर चपरासी तक का आपका अपना लगाया हुआ है, तमाम केसेस आपके अपने दौर के बने हुए हैं, तमाम जो वकील हैं वो आपके अपने हायर हुए हुए हैं। अब आप रोज उठ के कहते हैं कि निज़ाम ही सही नहीं है। तो अगर आपका निज़ाम दोबारा तमाम अपने दौर में इन्होंने इस्लाहात की तरफ एक कदम नहीं बढ़ाया, सवाए इसके कि महकमों में नौकरियां बेचें, ट्रांसफरें बेचें, ये करें वो करें, कोई सब्सटेंटिव काम नहीं हुआ। अब भी मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को, PMLN को सर जोड़ के बैठना चाहिए, ऑल्टरनेटिव इस्लाहात। ठीक, ब्रेक मुझे लेने दीजिए। क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मिनिमम कॉमन एजेंडा, जिससे फवाद चौधरी कह रहे हैं, वो हो सकता है? और फिर एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के जो हम इसका भी जिक्र करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फरवरी में बिल्कुल पुरएहतमाद थे कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं, उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रोबस्ट थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो बाइडन की रेटिंग जो है उनसे बहुत बेहतर है। तो पीटीआई की हुकूमत भी अगर अपने 6 माह में, 1 साल में अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर लेगी, इलेक्शन से पहले अगर उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी तो फिर तो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। ये भी एक सवाल है जो डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा से मैं समझना चाहूँगा आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब, मैं क्विकली एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से। ये ऐन मुमकिन है कि 6 महीने 9 महीने में आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लें, आपकी पार्टी जो इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपकी पार्टी ऐसा लग रहा है कि टाइड इज़ टर्निंग अगेंस्ट द पीटीआई। ये आमिर लियाकत हुसैन साहब का इस्तीफ़े का कहना कि मैं कराची में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ वगैरह वगैरह, इस पर क्या आपका रद्द-ए-अमल है? देखिए जी, बात यह है कि आमिर लियाकत साहब हों या बाकी MNAs हों, गिले होते रहते हैं,
और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो है वो एक्सप्रेशन भी, हमारी पार्टी में फ्रेंकली पीटीआई वो वाहिद पार्टी है जहाँ पे आप खुल के एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं, और जो है वो वहाँ पे इतना उसको लिया भी जाता है कि अगर कोई नाराज़ है, ये बात की है, कोई ऐसी क़यामत नहीं आ गई। बाकी पार्टीज़ में तो आपको पता रवाज ही नहीं है डिसेंट करना का अपनी पार्टीज़ के साथ, या लीडरशिप को बताने का कि आप किस कदर जो है वो क्या पॉलिसीज़ आप ले रहे हैं और ये तबाहकुन पॉलिसीज़ हैं। पीटीआई में तो कोई भी बंदा सामने खड़ा भी हो सकता है, बात भी कर सकता है। कैबिनेट में जिस तरह की गुफ्तगू होती है, खुली डुली होती है, और उसके बाद पार्टीज़ में जो बातें होती हैं, ये एक काफ़ी ओपननेस है पीटीआई में, अनलाइक अदर पार्टीज। लेकिन जो परफॉर्मेंस की बात है, लेकिन कराची से आपको आप सबसे एक तुक्का, यानी एक ऐसा झटका लगा पाकिस्तान की सियासत को जब कराची से आपकी पार्टी सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई 2018 के इंतखाबात में। शायद खुद भी आप लोगों ने नहीं सोचा था। अब उसी शहर के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं ना कि आपकी पार्टी कोई अपने वादे, अपनी कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रही, वहाँ आपको स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, पीपल्स पार्टी के हाथ में है सारा कुछ, वहाँ आपके पास फिर क्या काउंटर स्ट्रेटजी? देखिए ना, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमारे जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है जो तो कई 4 सूबों में नहीं हो रहा, हमारे अपने चीफ मिनिस्टर से नहीं कर रहे, तो हम अपना सिंध वालों को किस मुंह से कहें कि आप पीएफसी करें। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी पार्टी का जो बुनियादी एक बात है, कराची को क्या गिला है, कराची को गिला है कि जो फंड्स का हिस्सा कराची का बनता है वो नहीं जा रहा। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में आखिर में गया, उसके अलावा कराची को कभी उसका हिस्सा ही नहीं मिला। और जो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है एनएफसी अवार्ड के ऊपर नहीं, परवेज मुशर्रफ साहब के बाद से नहीं गया। एनएफसी अवार्ड के ऊपर तो पीपल्स पार्टी छलांगे मारती है रोज, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड करने को तैयार नहीं है। और हमारा ये जो असल जो सुकम हमारा आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम पंजाब में और केपी में उस तरह से जो, लेकिन आपने कहा कि पंजाब में भी, केपी में आपकी गवर्नमेंट है, वहां पे भी नहीं हो पा रहा, फिर कोई मसला क्या है? पंजाब और केपी में नहीं हो पा रहा। ये है ना, देखें आप जरा आप सिर्फ इमेजिन करें चीफ मिनिस्टर की पावर क्या है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तौर के ऊपर करने की, कि उस्मान बुज़दार साहब ने आज फैसला किया कि उन्होंने जाके बलूचिस्तान में 75 करोड़ रुपया दे दिया जाके तुर्बत में जो है वो हॉस्पिटल बनाने का। अब आप मुझे बताइए कि क्या, और शहबाज शरीफ साहब ने इससे पहले 17,000 अरब रुपया 17,000 रुपये जो थे अपना बिलियन रुपीस शहबाज शरीफ साहब ने 10 सालों में खर्च कर दिए। मुराद अली शाह और ये कायम अली शाह 12,000 अरब रुपया खर्च कर चुके हैं इस दिन में। ये जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर्स पैसे खर्च कर रहे हैं, ये तो कभी मुगल बादशाहों ने भी नहीं सोचा होगा कि हम इस तरह से पैसे खर्च कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब, नफीसा ने आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस की दुखती रग पे हाथ रख दिया है। जो कुछ भी किया सरवर साहब ने, एविएशन मिनिस्टर ने, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का ब्लंडर था। कुछ कहना उनको किसी और तरह से चाहिए था, अल्फाज उन्होंने जब फेक लाइसेंस के यूज़ किए। और अब जो सिविल एविएशन ने ख़त लिखा है ओमान को, जैसा कि वो कह रही हैं, जो डॉन अखबार की मेन मैं समझता हूँ हेडलाइन भी थी, वो तो बेसिकली तौर पर अब आप जो है उसमें से निकलना चाह रहे हैं, उस मुसीबत में से जो आपने खुद पैदा की है। ये तो स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का ब्लंडर किया हुकूमत ने, और इससे आपने पीआईए को और एविएशन को पाकिस्तान में तबाह बर्बाद कर दिया, उसकी ब्रांड पावर को। देखिए, ये सवाल तो बुनियादी तौर के ऊपर गुलाम ज़फ़र खान साहब से आपसे पूछें, क्योंकि वो फैक्ट्स के ऊपर जो है उनको कमांड होगी, वो बता पाएंगे कि क्या मामला है क्या नहीं है। जो जहाँ तक मामला है इस बात का कि पायलट्स का जो मामला है, बड़ी सीधी बात है। इस पीआईए हो, सिविल एविएशन हो, पीटीवी हो, एपीपी हो, इसको तबाह करने में जो सबसे बड़ा रोल है वो नफीसा शाह साहिबा के जो अंकल्स हैं, जैसे खुर्शीद शाह साहब हों और बाकी हजरात हों, उनका बहुत बड़ा रोल है। जिस तरीके से इन्होंने भर्तियां की, स्पेशली जिस तरीके से आके खुर्शीद शाह कमेटी बनाई गई और उन्होंने 1997 से लोगों को रेगुलराइज किया, उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक इदारा नहीं, दर्जनों इदारे बैठ गए, जिसमें पीआईए शामिल है, जिसमें स्टील मिल शामिल है, जिसमें पीटीवी शामिल है, एपीपी शामिल है, पीआईडी शामिल है, और एक लंबी कतार है उन इदारों की जिनका बेड़ा जो है इन्होंने गर्क किया अनफॉर्चुनेटली। जहाँ तक इस पर्टिकुलर इशू का ताल्लुक है कि ये क्या हुआ, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो प्रेजेंटेशन दी, उसमें वो कहते हैं कि कम से कम 37 पायलट्स ऐसे हैं जो जिनके पेपर्स जो जब हो रहे थे तो वो हमारे लॉग बुक के मुताबिक वो एक्चुअली उस वक्त फ्लाइट कर रहे थे। इसी तरीके से जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनकी जगह के ऊपर कई और लोगों ने जो है वो पेपर दिए और वो इस तरह से पास हुए। और अगर सिविल एविएशन अथॉरिटी रिकॉर्ड से जो चीज़ें साबित कर रही है अगर वो दुरुस्त है,
तो मुझे बताइए कि ये कहना कि फ्रॉड से पर्दा उठाना बहुत बड़ा जुल्म है, तो उस मेंटालिटी को हम क्या कहें? बुनियादी तौर के ऊपर तो ये वही एक फ्रॉडस्टर मेंटालिटी है इनका। आप सही कह रहे हैं, इनके जो आपकी बात में बड़ा वजन है कि आपकी बात में फवाद बड़ा वजन है कि वहाँ बड़ी सीरियस इरेगुलरिटीज थी, और जो एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस APLT गालबन उसको कहते हैं, जो कमर्शियल लाइसेंस के बाद दिया जाता है 1500 घंटे मुकम्मल करने के बाद, उसमें सीरियस इरेगुलरिटीज थी। उसकी लाइसेंसेस के अंदर सिविल एविएशन का जो लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट था वहाँ पैसा वैसा चल रहा था, क्योंकि 70% उसका पास परसेंटेज था। लेकिन जो अगर मेरा जो इस्तदलाल है वो ये है कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए फेक लाइसेंस के, बहरहाल ये पायलट के पास कमर्शियल लाइसेंसेस थे, ये 1500 घंटे चला चुके थे, ये सिमुलेशन एक्सरसाइजेज भी कर चुके थे। इरेगुलरिटीज़ को जब फेक लाइसेंस कहा, उस पर इंडियन मीडिया ने, दुनिया के मीडिया ने बिल्डअप कर लिया, यूरोपियन रेगुलेटर ने, अमेरिकन रेगुलेटर ने, बरतानवी रेगुलेटर ने, GCC कंट्रीज ने उस पर बिल्डअप, और अब आप उसी ब्लंडर से पीछे हट रहे हैं। जब DG सिविल एविएशन खतूत लिख रहे हैं तो बेसिकली उसी ब्लंडर की वजाहत कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आपकी गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर ने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का ब्लंडर किया। नहीं, ये जो आपकी बात है मीडिया में जो एक्सप्लेनेशन है, ये यकीनी तौर के ऊपर मेरे ख्याल बेहतर भी हो सकती थी, और इसमें जो अल्फाज का चुनाव है वो मुख्तलिफ भी हो सकता था, लेकिन इससे हकायक नहीं बदल जाते। हकायक ये हैं कि जिस तरीके से इन इदारों को तबाह बर्बाद किया गया, ज़रूरत है कि हम उन इदारों को वापस अपने पाँव के ऊपर खड़ा करें और उनकी क्रेडिबिलिटी बहाल करें। अगर आप ये माने कि जहाँ पे ये जिस तरह 104 पायलट जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये आपने क्यों लिखा कि उनके लाइसेंस सही है, 104 पायलट्स के तमाम जो रिकॉर्ड है उसको देखा गया, वो रिकॉर्ड सही पाया गया और कह दिया गया कि इसका रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल सही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। जिन बाकी 232 के करीब पायलट्स हैं या 237 जिनके बारे में पता चला कि उनका रिकॉर्ड सही नहीं है, उनको ग्राउंड कर दिया गया। जो 450 पायलट हैं जिनका लाइसेंस बिल्कुल सही है। नफीसा, बात यह है कि पहली बात तो कुछ मैं फैक्ट्स जो है वो करेक्ट कर दूं। पहली बात तो है कि ये जो इंक्वायरी है ये 2010 और 2018 के दरमियान, यानी 8 सालों के दौरान जो पर्चे हुए हैं, जो एग्जाम्स हुए हैं, ये उनके बारे में है। सो लिहाजा जो तमाम पायलट्स हैं या पीपल्स पार्टी के दौर में आए या जो है वो इनके दौर में आए, PMLN के दौर में आए। PMLN के दौर में ज़्यादा हैं क्योंकि 5 साल पूरे जो है वो उनके हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर के भी जो है वो सारे हैं। दूसरा देखिए, ये एक बात बड़ी अजीबोगरीब है कि अगर आप पकड़े जाएं, मुल्क का साबिक सदर जो है वो पकड़े जाए, उनके अकाउंट्स पकड़े जाए, तो आप इसको इसलिए ना बयान करें कि बाहर बदनामी होगी। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म का नाम पनामा में आ जाए, पनामा इसलिए ना चलाया जाए कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बदनामी होगी। फलाना बड़ा बंदा पकड़ा जाए, उसको इसलिए ना किया जाए कि बदनामी होगी। फलाना माफिया पकड़ा जाए, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मुल्क की बदनामी होगी। मुल्क की बदनामी कतई तौर पे इन चीजों से नहीं होती। मुल्क की बदनामी यहाँ बदनामी के अलावा PIA का और एविएशन की जो ब्रांड पावर है वो रिड्यूस हो गई है ना। यहाँ खाली बदनामी का मसला नहीं है, यहाँ एक्शन ले लिया है दूसरे रेगुलेटर्स ने। इसको ये तो देखने की तरीका, ये तो देखने का तरीका ये है कि अगर आप ये देखें, देखने का तरीका है, अगर आप ये समझें कि मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप सच बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि कल आपका इदारा ये सीना ठोक के कह सकता है कि देखिए हमारे यहाँ ये हुआ था, स्कैंडल हुआ था, हमने पकड़ा, हमने तहकीक की, हमने इसको आखिर तक पहुंचाया। दूसरा तरीका हुआ है जो डॉक्टर नफीसा कह रही हैं कि आपको हर चीज जो है इसको फिक्स करेंगे अब आप के नीचे कर देनी चाहिए। जी दोबारा बोलिएगा। इसको फिक्स करके दिखाएगी आपकी हुकूमत? यही प्रोसेस चल रहा है ना, दो ही तरीके हैं ना, या तो आप फिक्स कर देंगे या अंडर द कारपेट कर देंगे। डॉक्टर नफीसा कह रही हैं कि जब भी इस तरह का कोई स्कैम पकड़ा जाए, जब भी कोई बड़ा बंदा पकड़ा जाए, माफिया पकड़ा जाए, तो एक्चुअली आपको चाहिए कि उसको कारपेट के अंदर नीचे कर दें, उसकी बिल्कुल तहकीक नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके नतीजे में बड़ी बदनामी होती है। हमारा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। हम कह रहे हैं कि जब भी इस तरह का स्कैम आएगा आपको उसको एक्सपोज करना है, आपने पकड़ना है, उसको फिक्स करना है। ये तो एक नजर का तरीका है, एक देखने का तरीका है और अप्रोच का है। मुझे ब्रेक